Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live sessions on YouTube and Textbook app. Learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel. अगर आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पर नए हैं, यूजीसी नेट सेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं फॉर अपकमिंग जून 2024 एग्जाम, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल so that you don't miss out on any important updates. With regards to any subscription based course, you can contact this number. Learners, this is my Telegram group. Do join the Telegram group for getting all important updates. Whether it is classes ka timing, classes ke PDFs and various other details are shared on Telegram channel. So don't forget to join my Telegram group. सो लर्नर्स, आज एक हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे. दिस सेशन टॉक्स अबाउट 18 टाइप्स ऑफ रिसर्च. ये आपकी एक रिसर्च की बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स को क्लियर कर देगा. आप एक टाइप ऑफ रिसर्च को दूसरे टाइप से डिफरेंशिएट कर सकेंगे और ये सभी आपको एक ही सेशन में आपके साथ कवर हो जाएगा. सो इस सेशन को अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा. So learners, this session is a part of restarting UGC NET JRF 2024 और आज के सेशन में हम कवर करेंगे 18 टाइप्स ऑफ रिसर्च. तो लेट्स स्टार्ट. सो जैसा कि हम जानते हैं कि रिसर्च की जाती है टू ऐड टू द बॉडी ऑफ नॉलेज. तो जब भी हम रिसर्च करते हैं, हम कुछ नई खोज करना चाहते हैं, कुछ नोवेल करना चाहते हैं. ठीक है, तो हमारा जो एम रहता है वो कुछ नवीनतम, कुछ नया करने का होता है. मगर ये रिसर्च करने का तरीका अलग अलग होता है, पर्पस अलग होता है और नेचर ऑफ स्टडी अलग होता है, जिसके आधार पर हम इन रिसर्चेस को अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं. तो शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक रिसर्च से, जिसे हम प्योर रिसर्च कहते हैं. बेसिक रिसर्च का काम होता है बिल्कुल कुछ नया नॉलेज को ऐड करना. ठीक है, इस केस में हम स्टैब्लिश्ड नॉलेज को कहीं और टेस्ट नहीं करते हैं, नई नॉलेज क्रिएट करते हैं. तो जब न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन इन्वेंट किया होगा, डिफाइन किया होगा, उस तरह की रिसर्च को हम क्या कहते हैं? बेसिक रिसर्च कहते हैं या प्योर रिसर्च कहते हैं. तो वो सभी रिसर्चेस जो कि पहली बार की गई है, आउट ऑफ द बॉक्स की गई है, कुछ नई थ्योरी, कोई नया कंसेप्ट, अगर आप बात करें कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या क्वांटम फिजिक्स, इस तरह के जो अब के समय में आधार बन गए हैं, बेस बन गया है और उसके ऊपर फर्दर नॉलेज बिल्टअप होती है, उस तरह की रिसर्चेस को हम कहते हैं प्योर रिसर्च और बेसिक रिसर्च. यानी कि इसमें कोई भी मिलावट नहीं होती है. जब भी प्योर रिसर्च की जाती है या बेसिक रिसर्च की जाती है, तो वो सब्जेक्ट जिस डिसिप्लिन में भी हम करते हैं, उसकी नॉलेज के जो बेस है उसको फैलाते हैं. अभी तक इस बारे में खोज नहीं की गई है, तो जिसने भी प्योर रिसर्च की है उसने क्या किया है? एक्सपैंड किया है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट सब्जेक्ट. ठीक है, सो मान लीजिए जब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात हो रही थी, तब तक वो नई खोज थी. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद ये देखा गया कि मशीन लर्निंग जैसा भी कुछ है. तो जिस दिन मशीन लर्निंग का कंसेप्ट आया, वो क्या हो गई? प्योर रिसर्च हो गई. अब मशीन लर्निंग के ऊपर बहुत सारी रिसर्चेस हो रही हैं, वो प्योर रिसर्च नहीं है. जब पहली बार इस कंसेप्ट को इजाद किया गया था, तब वो प्योर रिसर्च थी. यहाँ पे जब भी हम प्योर रिसर्च करते हैं, बेसिक रिसर्च करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम एक प्रॉब्लम को या एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो अप्रोच रहता है वो डिफरेंट रहता है, हमारा जो पीछे का पर्पस रहता है वो डिफरेंट रहता है. सो बेसिक रिसर्च, जिसको हम प्योर या फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं, वो बिल्कुल बिना मिलावट वाली रिसर्च है. नेक्स्ट कम्स आर अप्लाइड रिसर्च. अब ये जब प्योर रिसर्च बन गई, अब इसी का जब हम एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं, मान लीजिए हम कोई ऐसी रिसर्च कर रहे हैं जिसमें हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को टेस्ट कर रहे हैं या जिसमें क्वांटम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट कर रहे हैं, तो वैसी रिसर्च हमारी क्या कहलाती है? अप्लाइड रिसर्च. ये हमारी रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए की जाती है. तो मान लीजिए थॉर्नडाइक की जो लॉज ऑफ लर्निंग है, वो किस तरह की रिसर्च थी? प्योर रिसर्च थी. मगर उसका एप्लीकेशन को अगर हम टेस्ट करेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या वो लॉज ऑफ लर्निंग सच में काम करते हैं कि नहीं, तो वो उसका जब हम एप्लीकेशन चेक करेंगे,
जब भी हम उसका एप्लीकेशन चेक करेंगे तो वो क्या बन जाएगी, अप्लाइड रिसर्च बन जाएगी। तो जो हम डे टू डे लाइफ में रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जब भी कोई रिसर्च करते हैं तो वो होती है हमारी अप्लाइड रिसर्च। और इसी के लिए से हम क्या कहते हैं, इसका जो मेन फोकस रहता है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन रहता है। मेजॉरिटी ऑफ रिसर्च ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज में जो की जाती है वो अप्लाइड रिसर्चेज ही होती है। इवन साइंसेज में भी, प्योर साइंसेज में भी जो थ्योरी स्टैब्लिश्ड है उसको टेस्ट जब किया जाता है, उसको किसी और सिचुएशन में अप्लाई करके देखा जाता है, तो वो सभी केसेस क्या होती हैं, अप्लाइड रिसर्च होती है। नेक्स्ट इज एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च को जैसा कि हम क्या कहते हैं, इट्स जस्ट अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। और ये प्रॉब्लम सॉल्व क्या कैसे किया जाता है, लोकल लेवल पे किया जाता है। एक्शन रिसर्च का जनरलाइजेशन बहुत ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि ये बहुत ही स्पेसिफिक हो जाती है विद द लोकल सिचुएशन। मान लीजिए एक प्रॉब्लम एक जगह पे क्रिएट हुई, उसको सॉल्व करने के लिए जो हमने रिसर्च की पद्धति या प्रोसेस उठाया वो था एक्शन रिसर्च। तो यहाँ पे जो हमारे प्रैक्टिशनर्स होते हैं, जो रिसर्चर्स होते हैं, वो अपने कॉन्टेक्स्ट में उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अपने थॉट को कोलैबोरेट करना, अपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अपनी बेस्ट एबिलिटी से कोशिश करने की जो रिसर्च होती है वो एक्शन रिसर्च होती है। हम इसमें प्लान करते हैं, एक्शन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं। तो PAOR का कंसेप्ट ये साइकिल चलता है। और एक्शन रिसर्च एक टाइम बाउंड अफेयर है। ये हमारी अप्लाइड रिसर्च या बेसिक रिसर्च की तरह लंबी लंबी रिसर्च नहीं है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होती है। और जैसे मैंने पहले कहा, इसका जनरलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है बिकॉज दीज आर लोकल इन नेचर। ठीक है। नेक्स्ट कम्स आर क्वांटिटेटिव रिसर्च। जब हमारे पास डेटा जो हम रिसर्च कर रहे हैं नंबर्स के फॉर्म में आता है, जिसका न्यूमेरिक वैल्यू होता है, न्यूमेरिकल डेटा होता है, जिसे हम गुणा भाग कर सकते हैं, प्लस माइनस डिवाइड ऐड कर सकते हैं, तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च। सो जितनी भी क्वांटिटेटिव रिसर्चेस होती हैं ज्यादातर उनमें हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स लगाते हैं ताकि हम डेटा को क्या कर सके, क्वांटिफाई कर सके। हम अपनी बात को प्रूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ नंबर्स। हमें ऐसा लग रहा है इसलिए वो रिसर्च नहीं मानी जाती है। हमारे नंबर्स, हमारे स्टैटिस्टिकली प्रूवन नंबर्स इस बात की पुष्टि करते हैं जो भी हम कहना चाह रहे हैं। सो क्वांटिटेटिव रिसर्च ऑलवेज फेवर्स द न्यूमेरिकल पैराडिम, यानी कि हमारे पास नंबर्स होने चाहिए, हमारे पास जो डेटा हम जो गैदर करते हैं वो न्यूमेरिकल डेटा होना चाहिए, जिससे हम आसानी से कलेक्ट कर सकें, एनालाइज कर सकें और उसे जोड़ घटाव करके हम अपनी रिजल्ट्स को सामने रख सकें विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। नेक्स्ट कम्स आर क्वालिटेटिव रिसर्च। जब हमारे पास डेटा आता है रिच, रिच कहने का मतलब है ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, डिस्क्रिप्शन के माध्यम से, पिक्चर्स के माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से। अगर हमारे पास इस तरह का डेटा आता है तो हम नंबर्स की तरफ नहीं जा सकते हैं, हम जाते हैं क्वालिटेटिव पैराडिम की तरफ। तो जब भी हमने डेटा कलेक्ट किया जिसको हम नंबर्स में किसी भी तरीके से विभाजित नहीं कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते, उसे कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं, उस केस में हम उठाते हैं अपना क्वालिटेटिव रिसर्च। सो क्वालिटेटिव रिसर्च में ज़्यादातर हम कॉम्प्लेक्स फिनोमेना को डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, जो कि हम अदरवाइज हम नंबर्स के फॉर्म में नहीं डाल सकते हैं। सो किसी भी चीज़ की इन डेप्थ स्टडी करनी होती है तो हम क्वालिटेटिव पैराडिम को लेके चलते हैं ताकि हम अपने डेटा जो कि वर्ड्स के, पिक्चर्स के और ऑब्जर्वेशन के फॉर्म में, जिसे हम ब्रॉडली कहते हैं नॉन न्यूमेरिकल डेटा, उसे अच्छी तरीके से एनालाइज करते हैं और उसके बाद उसका आउटपुट निकालते हैं। सो ये इस तरह की रिसर्च होती है क्वालिटेटिव रिसर्च। नेक्स्ट कम्स द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। जो हमने 5 रिसर्चेस कर ली है लर्नर्स, 6th इज योर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव नाम से ही समझ में आता है, डिस्क्राइब करता है। यहाँ पे हम किसी घटना को या किसी पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करते हैं, हम यहाँ पे मैनिपुलेट नहीं करते हैं। हमारा इस तरह की रिसर्च में हमारा कोई बायसनेस, हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं है। हमारे सामने एक घटना रख दी गई है, एक फिनोमेना जो हो चुका है, उसे हम क्या करते हैं, सिर्फ एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं विदाउट एनी मैनिपुलेशन। तो उस तरह की रिसर्च जिसमें हम अपने चरों को, वेरिएबल्स को किसी भी तरीके से तोड़ मड़ोड़ते नहीं हैं, वैसी रिसर्च को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी भी पॉपुलेशन का या किसी भी घटना के सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, जो जो घटा जैसे हुआ उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं।
सो इस तरह की रिसर्चेस जो होती हैं वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्चेस कहलाती हैं। कई बार हम ये देखते हैं कि क्या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च सिर्फ क्वालिटेटिव होती है, सिर्फ क्वांटिटेटिव? नहीं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कोई भी तरह के पैराडिम को ले सकती है, क्वालिटेटिव भी हो सकती है, क्वांटिटेटिव। मेजॉरिटी डिस्क्रिप्टिव रिसर्चेस जो होती हैं वो क्वालिटेटिव पैराडिम की तरफ जाती हैं, बट ये उसका लिमिटेशन नहीं है। नेक्स्ट इज कोरिलेशनल रिसर्च। सो कोरिलेशन, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी कई बार पढ़ाया है, कोरिलेशन का मतलब होता है दो वेरिएबल्स को वैरी करते हैं, यानी कि जो जो भी हम फेनोमेना को स्टडी करें, जिस भी घटना को हम, जिस भी प्रॉब्लम को स्टडी कर रहे हैं, और उसमें जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनमें से एक भी वेरिएबल कांस्टेंट नहीं रह सकता है। अगर वेरिएबल कांस्टेंट है तो पहले तो वो वेरिएबल ही नहीं है, और हमारा फिर कोरिलेशनल रिसर्च में वो काम नहीं कर सकता है। कोरिलेशन का अर्थ होता है कि अगर हमने दो वेरिएबल्स को लिया तो इसके घटने या बढ़ने से इसमें भी किसी ना किसी तरह का बदलाव आएगा। तो जब भी दो वेरिएबल साथ में को वैरी करते हैं तो उस केस में होती है हमारी कोरिलेशनल रिसर्च। बट अगेन, कोरिलेशन का मतलब कॉजेशन नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि इसके बढ़ने से ये घटे और इसके बीच में कारण स्टैब्लिश हो। कॉजेशन अलग चीज है, कोरिलेशन अलग चीज है। ठीक है, जैसे मैंने एक बार एग्जाम्पल में भी बताया था कि इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ राइस, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ राइस मतलब चावल के दाम में अगर बढ़ोतरी हुई, ये एक आपका वेरिएबल है। ठीक है, और दूसरा वेरिएबल दिखा रहा है इंक्रीज इन सेल ऑफ कार्स। तो क्या ये दोनों किसी तरह से कोरिलेटेड है? ये दोनों कोरिलेटेड हो सकते हैं। बहुत सारे बीच में फैक्टर्स आ सकते हैं कि इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कार राइस अगर हो रहा है, यानी इकोनॉमी बढ़ रही है। ठीक है, प्राइस बढ़ रहा है, इकोनॉमी बढ़ रही है, तो कार्स के भी सेल में इंक्रीज हो रहा है। ये इनडायरेक्ट या डायरेक्टली किसी और फैक्टर की वजह से यहाँ पे इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है, मगर यहाँ पे एक कोरिलेशन हो सकता है, कॉजेशन नहीं। ठीक है, सिमिलरली वी कैन से दैट देयर हैज बीन इंक्रीज इन बर्निंग क्रैकर्स, इंक्रीज इन बर्निंग क्रैकर्स, यानी कि हम जो पटाखे जलाते हैं उसकी जो बर्निंग का जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ा है। ठीक है, और इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन CO2 एमिशन। ठीक है, अब यहां हम फिर भी कारण ढूंढ सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन या पोल्यूटेंट्स जो बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं से हमारे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को भी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो जब हम कोरिलेशनल स्टडी करते हैं तो हमारे पास क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, और हम वेरिएबल्स को क्या करते हैं, एक दूसरे के बीच के रिलेशनशिप को बताते हैं। बट जैसे मैंने कहा, कॉजेशन होना ना होना जरूरी नहीं है, ये रिलेटेड हो भी सकता है, नहीं भी रिलेटेड हो सकता है। तो कोरिलेशन स्टडीज हमें, कोरिलेशनल रिसर्चेस में हम हमेशा दो या दो से अधिक वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं, मगर इसमें कॉजेशन नहीं होता है। नेक्स्ट इज योर कॉजल रिसर्च। कॉजल रिसर्च प्योरली कॉज एंड इफेक्ट पे डिपेंड करती है। सो हम ये बात कह सकते हैं कि अगर there has been increase in monetary condition of a family, ठीक है, अगर किसी फैमिली की मॉनेटरी या फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव हुई है तो उस फैमिली की हेल्थ कंडीशन भी क्या होगी, इंप्रूव होगी। ठीक है, तो कॉज और इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। किसी एक कंट्री की अगर इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हुई है तो पॉवर्टी कम हुई है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये कॉजल रिसर्च है, क्योंकि इसका कॉज और इफेक्ट हम बता सकते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन या नेगेटिव डायरेक्शन। तो यहाँ पे कॉज एसोसिएटेड है, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन को हम हेल्थ के साथ रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कॉजल रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च उन सब सिचुएशन में की जाती है जहां हमें बहुत ज्यादा किसी बारे में जानकारी नहीं है, अभी हमने उस एरिया को उतना एक्सप्लोर नहीं किया है। तो इसे तब किया जाता है जब बहुत थोड़ा सा हमें पता हो एक टॉपिक के बारे में। तो कैसे करेंगे, इस टॉपिक को और जानने के लिए केस स्टडी की जाती है, लिटरेचर रिव्यू किया जाता है, ताकि हम उस प्रॉब्लम को और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें और इंसाइट गेन कर सकें, और उसके बाद ही हम अपनी रिसर्च प्रॉब्लम तक आते हैं।
क्योंकि बहुत थोड़ा हमें इसके बारे में पता रहता है। तो कोई भी ऐसी बीमारी, मान लीजिए जैसे कि कोविड के अलग अलग नए नए वेरिएंट्स आते हैं, तो जो बिल्कुल नया वेरिएंट कुछ आया उसके बारे में अगर हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है तो वो कौन सी रिसर्च होगी? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होगी, क्योंकि हमें अभी उसके बारे में और जानकारी जाननी है, गेन करनी है और फाइनली इंसाइट लाना है। तो ये होगी हमारी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। नेक्स्ट कम्स आर एक्सप्लानेटरी रिसर्च। एक्सप्लानेटरी मतलब मान लीजिए एक घटना घटी, उसके पीछे का कारण क्या था ये पता करने के लिए। अगर मान लीजिए किसी कंट्री की इकोनॉमी नीचे आ गई, उसके पीछे क्या कारण है? अलग अलग फैक्टर्स को, उनका प्रोडक्शन कैसा है, उनके एक्सपोर्ट्स कैसे हैं, उनके इंपोर्ट्स कैसे हैं, इन सब चीज़ों को जब हम फिगर आउट करते हैं तो ये क्या होता है? हमारा एक्सप्लेनेटरी रिसर्च होता है। तो यहाँ पे हम कारण खोजते हैं, एक्सप्लेन करते हैं व्हाई इट हैपेंड। कोई भी घटना घटी तो क्यों घटी, किसी की हेल्थ डिटोरिएट की तो क्यों हुई, ठीक है? अगर लोगों की लाइफ स्पैन घटी तो व्हाट वाज द रीजन? ओबेसिटी बढ़ी, व्हाट इज द रीजन? डायबिटीज बढ़ी तो व्हाट इज द रीजन? एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, कारण खोजते हैं, फिर हम उसमें कारण में निकालेंगे लाइफस्टाइल चेंजेस है, ईटिंग हैबिट्स है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अक्सर हम क्या करते हैं, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में हम कारण खोजते हैं, ठीक है? नाउ क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में क्या होता है? हम एक ही पॉइंट में बहुत सारा डेटा कलेक्ट कर लेते हैं और उस समय का पॉपुलेशन का एक स्नैपशॉट ले लेते हैं। तो मान लीजिए अभी के समय, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल इंटरिम बजट जो आया है, उसमें सोलर एनर्जी के रूफटॉप को लेकर काफ़ी अम्बिशियस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है कि लोगों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी और नॉट ओनली दैट दे विल बी एबल टू अर्न आउट ऑफ इट, है ना? कि उसमें बात कही गई कि 300 यूनिट जो है वो आपको हर मिला करेगी हाउस होल्ड को, पर हाउस होल्ड, अगर आप रूफटॉप का सोलर सेटअप लगाते हैं। और उसका जो कहा जाए, आप यूज भी कर सकते हैं और सेल ऑफ भी कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रूफटॉप ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ इस पे हम एक क्रॉस सेक्शनल स्टडी कर सकते हैं। एक पॉइंट ऑफ टाइम ये खबर आई, उसी समय हमने यहाँ अपने पॉपुलेशन से इसका फीडबैक लिया, देखना चाहा कि क्या रुझान है, क्या लोग इसे एक इसका इलेक्शन का गिमिक मान रहे हैं या ये एक्चुअली में अच्छी एक पॉलिसी हो सकती है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सोचते हैं, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं उनका क्या थॉट प्रोसेस है, युवा इसके बारे में क्या सोचते हैं, सैलरीड एम्प्लॉयड क्या सोचते हैं, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस सेक्शनल में हम डेटा एक ही समय पे कलेक्ट करेंगे अलग अलग लोगों की थॉट प्रोसेस लेने के लिए। तो इस समय एक पॉपुलेशन का हम स्नैपशॉट जब लेते हैं तो वो बन जाती है हमारी क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, ठीक है? देन वील मूव टू क्रॉस सीक्वेंशनल रिसर्च। इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, जहां पे हम क्रॉस सेक्शनल प्लस लॉन्गिट्यूडनल, आपने इस पर्टिकुलर चीज के बारे में फेब की ये नोटिफिकेशन है, फेब का ये इम्प्रूवमेंट है, फर्स्ट फेब को ये इंटरिम बजट आया था, तो फर्स्ट फेब के बाद सेकंड को हमने इसका डेटा कलेक्ट किया, ठीक है? अब हमने सेकंड फेब को कलेक्ट किया था और मान लीजिए हम सेकंड मार्च या अप्रैल में जाके या कुछ महीनों के बाद जाके इसी बात पे फिर चर्चा करते हैं, तो ये क्या होगी हमारी लंबे समय के बाद जब हम इस रिसर्च को करेंगे तो ये होगी हमारी लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। तो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च प्लस लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च जब हम ट्राई करते हैं, स्टडी करने की कोशिश करते हैं, अलग अलग एज ग्रुप में करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कि उस समय सैलरीड एम्प्लॉयड ने क्या सोचा था, आज वो क्या सोच रहे हैं, उस समय युवा ने क्या सोचा था, यूथ ने क्या सोचा था, कॉलेज गोइंग यूथ ने आज उनका क्या थॉट प्रोसेस है, पेंशन जिनको मिल रही है उन्होंने क्या सोचा था इसके बारे में, आज क्या सोच रहे हैं। तो इस तरह से जब हम अक्रॉस एज ग्रुप, अक्रॉस टाइमलाइन, क्रॉस सेक्शनल प्लस लॉन्गिट्यूडनल करते हैं तो वो क्या बन जाती है, क्रॉस सीक्वेंशनल रिसर्च बन जाती है, ठीक है? इसे हम ओवर एज ग्रुप्स, ओवर टाइम स्टडी करते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च में हम पास्ट में जाके उस समय घटी हुई घटना को स्टडी करने की, रीलिव करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो सोर्स होता है वो होता है हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड्स, क्योंकि यहाँ पे जनरली प्राइमरी डेटा लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, कलेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो जो ऑलरेडी कलेक्टेड मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं वही हमारा स्रोत बनती हैं, सोर्स बनती हैं। तो हिस्टोरिकल रिसर्च में जनरली वी इमेजिन, वी विजुअलाइज कि उस एरा में क्या हुआ होगा, ठीक है? तो हिस्टोरिकल मेथड से ही हम हिस्टोरिकल रिसर्च को करते हैं और इसमें हम अपना
इंटरनल एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म्स दोनों को ध्यान में रख के ही करते हैं. केस स्टडी रिसर्च, सो ज़्यादातर जितनी भी एथनोग्राफी रिसर्चेज होती हैं दे फॉलो दिस पैटर्न. देन किसी स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर ट्राइब के बारे में आपको स्टडी करनी है, देन वी डू अ केस स्टडी. किसी ग्रुप के बारे में, किसी इंडिविजुअल के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में अगर इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए विथ अ क्वालिटेटिव पैराडिम, केस स्टडी ज़्यादातर क्वालिटेटिव पैराडिम की तरफ जाती है, क्योंकि हम यहाँ पे इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं. केस स्टडी में हम नंबर्स में डेटा नहीं कलेक्ट कर सकते, हमें डिस्क्रिप्शन में डेटा मिलता है, कंटेक्स्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलती है और डिटेल इंफॉर्मेशन मिलती है. तो केस स्टडी रिसर्च जो है वो आपकी हमेशा डिटेल्स पे लेके आती है, और इसी वजह से हम इसमें क्वालिटेटिव पैराडिम में जाते हैं, जहाँ हम एक इंडिविजुअल, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, एक इवेंट या एक सिचुएशन को, किसी चीज़ की भी केस स्टडी कर सकते हैं. वी कैन speak to somebody who has suffered any deadly disease, जिन्होंने रिकवर की है, वो हमारी केस स्टडी हो सकते हैं, राइट. और इट कैन इवन बी अ ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे मैंने आप लोग को लास्ट टाइम भी बताया था कि जो टनल में फंस गए थे उनको भी हम अपनी केस स्टडी में ले सकते हैं कि व्हाट वाज देयर पूरा एक्सपीरियंस क्या था. तो जनरली अब आपको वैसा अगर डेटा इकट्ठा करना होगा तो आप क्वांटिटेटिव पे नहीं जाएंगे, आपको क्वालिटेटिव ही करना होगा. नेक्स्ट इज सर्वे रिसर्च. तो सर्वे रिसर्च हम कैसे करते हैं? जब हमें डेटा चाहिए, काफ़ी लोगों से चाहिए और जनरलाइज भी करना है, और हम यहाँ पे डेटा कलेक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चनर या इंटरव्यू. तो इस तरह की रिसर्च को क्या कहते हैं? सर्वे रिसर्च. तो सर्वे रिसर्च में हम एक सैम्पल को आइडेंटिफाई करते हैं और उनसे जाके ये क्वेश्चंस और इंटरव्यूज के थ्रू डेटा को कलेक्ट करते हैं, ताकि हमें जो फाइंडिंग्स मिले इसको हम क्या कर सके, लार्ज पॉपुलेशन पे अप्लाई कर सके. तो मान लीजिए हमें कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ठीक है, किसी तरह का फ्लेवर लॉन्च करना है, मान लीजिए आइसक्रीम का फ्लेवर लॉन्च करना है, तो किस तरह की आइसक्रीम का नया फ्लेवर लोग खाना पसंद करेंगे. या मान लीजिए डेयरी मिल्क की चॉकलेट है, ठीक है, तो कोई नया फ्लेवर लॉन्च करना है, तो किस तरह का, आप देखते कभी रेड वेलवेट या स्ट्रॉबेरी, इस तरह के नए फ्लेवर्स आते हैं किसी चीज़ में. तो ये कहाँ से उनको मिलता है इनपुट? ये मिलता है सर्वे रिसर्च से, जहाँ वो कुछ लोगों को, कुछ युवा को, जो लोग ज़्यादा उनके ये प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, उनकी लाइक्स को देखते हैं और उसके बाद अपना प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं, और उसके बाद लार्जर पॉपुलेशन के लिए वो प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं. ठीक है, तो ये हो जाती है हमारी सर्वे रिसर्च. देन इज लॉन्गिट्यूडनल स्टडी. सो अगर कोई भी स्टडी जो कि ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की जाती है, जैसे मैं आपको हमेशा एग्जांपल देती हूँ, हेल्थ ड्रिंक्स जो कि कॉम्प्लान, बॉर्नविटा, उनके एडवर्टीजमेंट में क्या आता है कि कॉम्प्लान पीने वाले बच्चे या बॉर्नविटा पीने वाले बच्चों की हाइट इतनी लंबी हो गई और दूसरों की हाइट यहीं पे रह गई. मतलब इसको हमने कैसे ऑब्जर्व किया, ये 5 साल का बच्चा, ये 6 साल का, ये 7 साल का, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम कॉम्प्लान उनको पिला रहे हैं और दूसरे ग्रुप ऑफ बच्चों को नॉर्मल ड्रिंक पिला रहे हैं, तो हम कंपेयर भी कर रहे हैं और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च कर रहे हैं. दैट मीन्स हम डेटा को ओवर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम जब कवर करते हैं तो वहां पे क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होती है. ठीक है. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हमारे होते हैं वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और यहाँ पे होता है साथ साथ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. तो हम ये चेक करते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप है और कितना प्रभाव पड़ रहा है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पे. तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है उसे हम कम ज़्यादा करते हैं और उसका प्रभाव स्टडी करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पे. तो मान लीजिए हमने एक पौधा लगाया, उसमें खाद डाली, उसमें कुछ और न्यूट्रिशियस चीज़ डाला, तो ये चेक कर सकते हैं हम एक्सपेरिमेंट रिसर्च के थ्रू कि उसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हुई, उसमें फल किस तरह के लगे. तो ये क्या हो गया, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो गया, जहां आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, जो कि खाद है, न्यूट्रिशियस एलिमेंट है, इन सबको आप क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं. और ये अगर ज़्यादा करेंगे तो उसका प्रभाव डीवी पे पड़ेगा, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल प्लांट की ग्रोथ पे पड़ेगा. ठीक है. नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. तो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आपको किसी भी तरह का मैनिपुलेशन नहीं करना होता है, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है और डिस्क्राइब करना है आपके फिनोमेना को. काफ़ी हद तक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के लाइंस पे ये जाता है. यहाँ पे आपको किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं करना होता है, आपका काम क्या होता है, सिर्फ ऑब्जर्व करना और उस फिनोमेना को डिस्क्राइब करना. राइट. सो आई होप ये आप लोग को थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्चेस विच वी हैव कवर्ड टुडे.
Let's see a couple of questions. So, exploratory studies mainly aims at developing hypothesis or questions for further research. So, जब हम exploratory study करेंगे तो हम क्या hypothesis या question को develop करेंगे ताकि हम आगे research कर सकें. The goal of formal study is to test the hypothesis or answer the question posed. So, जो हमारी formal study यहाँ कहने का मतलब research है. तो किसी भी research का goal रहता है या तो हम hypothesis को test कर रहे हैं या जो क्वेश्चंस हमारे सामने हैं उसे हम आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं. तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, गलत है? सो एज वी कैन से बोथ द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट. दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं. सो एक्सप्लोरेटरी स्टडी का एम होता है कि हम किसी तरह की हाइपोथेसिस डेवलप करें, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लोरेटरी स्टडी के पास कुछ खास हमारे पास क्लियर होता नहीं, हमें एक्सप्लोर करके उसको फिगर आउट करना होता है, फाइनलाइज करना पड़ता है. और किसी भी फॉर्मल स्टडी का यही गोल होता है, या तो हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करें या जो हमारे पास क्वेश्चन पोज किए गए हैं उसका आंसर ढूंढें. सो लर्नर्स, ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन. अगर हम कोई रिसर्च प्लान बनाते हैं तो उसके इंट्रोडक्शन सेक्शन में हम क्या क्या डालते हैं? आपके पहले की रेलिवेंट स्टडीज को, एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को, कंक्लूडिंग विद अ स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस और ऑल ऑफ द अबव. इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा आपके रिसर्च प्लान के इंट्रोडक्शन सेक्शन का? आप मुझे इस क्वेश्चन का जवाब देंगे इन द कमेंट्स. एंड डू लेट मी नो हाउ डिड यू फाइंड द सेशन. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड join the sessions on time, and do join my telegram channel for all important updates. Thanks for watching.